Hi everyone. So in this video we will be talking about the questions जो कि 10th और 11th अक्टूबर के एग्जाम में पूछे गए थे. So 10th और 11th अक्टूबर को जो रीसेंट एग्जाम हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे. सिमिलर क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं. देखो मैं स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ जिनके एग्जाम्स हुए हैं और धीरे धीरे कलेक्ट करता रहता हूँ क्वेश्चंस. तो इस वीडियो में हम बेसिकली एक एसक्यूएल के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मॉर्निंग स्लॉट में पूछा गया था 11th अक्टूबर के एग्जाम में. दूसरा क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं, दूसरे जो क्वेश्चंस वो होने वाले हैं एमसीक्यू टाइप जो कि अलग अलग स्लॉट्स में पूछे गए हैं. तो आप लोगों को मजा आने वाला है इस वीडियो में. मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो. ठीक है. मैक्सिमम सपोर्ट आप लोगों को इन वीडियोस पे दिखाना चाहिए बिकॉज ये फ्री प्रिपरेशन सीरीज की वीडियोस हैं जो आपको पूरा का पूरा फ्री में हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं फॉर योर प्रिपरेशन. एंड एक्सेंचर की आदत है कि वो ज्यादातर सिमिलर या रिपीटेटिव क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछती है, इसलिए वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. बाकी कंपनीज क्या करती है, क्वेश्चंस को चेंज कर देती हैं, जबकि एक्सेंचर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिमिलर रहते हैं दूसरे स्लॉट्स में दूसरे डेट्स पर. एंड कई बार सेम क्वेश्चन को रिपीट कर देती है एक्सेंचर. सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इन वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखें. बाकी ये फ्री सीरीज की वीडियो होने वाली है. ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, तो जाके आप उस फ्री सीरीज की वीडियो को भी देख सकते हो. प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में. आप चैनल पे जाके चेक कर लेना. एक्सेंचर की जो फ्री प्रिपरेशन की सीरीज है उसमें जाके आप वीडियोस को चेक कर सकते हो. बाकी आप पूछोगे भैया ये क्वेश्चंस हमें कहाँ से मिलेंगे, तो देखो मैं आपको बताता हूँ. प्रैक्टिस करने के लिए मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल हैं एक्सेंचर के मॉक टेस्ट में, जैसा कि आप देख सकते हो, जिसमें आपको एक्सेंचर का पूरा पेपर भी मिल जाएगा विद स्क्रीनशॉट. सो जो रीसेंट पेपर्स हुए हैं एक्सेंचर के आपको वो मिलने वाले हैं. साथ साथ में गेम बेस्ड क्वेश्चन में क्या चीजें होती हैं तो एग्जाम्पल के साथ आपको वो मिलने वाला है. बाकी सिमिलर क्वेश्चंस टू एक्सेंचर, जो एक्सेंचर क्वेश्चंस पूछ रही है उसके सिमिलर क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा. सो आप इसको भी परचेज कर सकते हो मॉक टेस्ट को और यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो. जो क्वेश्चंस एक्सेंचर ने पूछे हैं उसके सिमिलर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे पूरे एक सेट में. साथ में गेम बेस्ड क्वेश्चन एक्सेंचर का पेपर है, कोडिंग जो पूछी गई थी 11th अक्टूबर को वो है पूरा. एंड यहाँ पर आपको सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे. अपडेटेड प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर विथ टाइमर क्वेश्चंस मिल जाएंगे. सूडो कोड, नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, सब कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मिल जाएगा. सिक्योरिटी के लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे. तो सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए. एंड मॉक टेस्ट को आप परचेज कर सकते हो. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. प्राइस इज ओनली 150 रुपीज विच यू कैन यूज फॉर परचेजिंग इट. नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार. विच एक्सेल फीचर अलाउज यू टू क्रिएट कस्टम कैलकुलेशन एंड समराइज डेटा डायनेमिकली विद इन अ पिवट टेबल विदाउट अल्टरिंग द ओरिजिनल डेटा सेट. ठीक है. एक्सेल का ऐसा कौन सा फीचर है जो यूजर को अलाउ करता है कस्टम कैलकुलेशंस क्रिएट करना एंड समराइज करना डेटा को डायनेमिकली विद इन अ पिवट टेबल. सो देखो इसका हमें पता है इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेटेड फील्ड होगा. बिकॉज कैलकुलेटेड फील्ड में हम क्या कर देते हैं, जो यूजर है वो खुद के यहाँ पर जो फॉर्मूलाज है वो यहाँ पर यूज कर सकता है. किसमें? कैलकुलेटेड फील्ड में. सो कैलकुलेटेड फील्ड का हम यूज कर सकते हैं कस्टम कैलकुलेशन में. एंड जो डेटा है उसको समराइज कर सकते हैं डायनेमिकली विद इन द पिवट टेबल. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैलकुलेटेड फील्ड. एंड आप अगर कुछ कस्टम फॉर्मूलाज वगैरह भी यूज करना चाहते हो तो कैलकुलेटेड फील्ड में आप कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, अ फाइनेंशियल कंपनी. ध्यान से समझना इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं. मेक श्योर कि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझें. ऑन प्रमाइज वाले जो क्वेश्चंस हैं बहुत सारे आ रहे हैं. डोंट मिस टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. अ फाइनेंशियल कंपनी currently stores all its customer transaction data on premise server. To improve scalability and reduce maintenance cost, the team proposes migrating the data to a cloud-based storage system while maintaining control over sensitive customer information. Which cloud deployment model best suits their needs? ध्यान से समझना. एक फाइनेंशियल कंपनी है जो कि करंटली स्टोर कर रही है ऑल इस कस्टमर ट्रांजैक्शन डेटा ऑन प्रोमाइज सर्वर. ऑन प्रोमाइज मतलब भाई जो जहां पर भी अपन जो डेटा है वो फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर्ड है, मतलब उसी जगह पे स्टोर्ड है जहां पर वो डेटा यूज हो रहा है. जैसे सपोज कोई कंपनी एक्सेंचर अपने डेटा को यूज कर रही है और वो डेटा का पूरा जो कंट्रोल है वो एक्सेंचर के पास है, उसी प्रॉपर्टी पे फिजिकली अवेलेबल है, तो हम उसको बोलेंगे ऑन प्रोमाइज सर्वर. मतलब जो एक्सेंचर के पूरे अंडर में है, एक्सेंचर ही उनको क्रिएट करा हुआ है पूरा डेटा को. एंड वो एक्सेंचर उसको होल्ड करती है, पूरी प्रॉपर्टी उन्हीं की है एंड फिजिकली अवेलेबल है उनके पास. ठीक है. टू इंप्रूव स्केलेबिलिटी एंड रिड्यूस द मेंटेनेंस कॉस्ट. अब ये बात समझना, जो ऑन प्रोमाइज सर्वर्स होते हैं ना इनकी जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है और ये ज्यादा स्केलेबल नहीं होते. तो इनने लिखा है इंप्रूव द स्केलेबिलिटी एंड रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट. द आईटी टीम प्रपोजेस माइग्रेटिंग द डेटा टू अ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज. वो कह रहे हैं कि भाई ये जो ऑन प्रोमाइज सर्वर पर डेटा पड़ा है उसको क्लाउड बेस्ड स्टोरेज में हम कर देते हैं ट्रांसफर. ठीक है, माइग्रेट कर देते हैं सिस्टम वाइल मेंटेनिंग द कंट्रोल ओवर सेंसिटिव कस्टमर इंफॉर्मेशन. अब देखो जब आप किसी डेटा को
क्लाउड पे ट्रांसफर कर रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जैसे सपोज हम बोल सकते हैं कि एटीएम के पासवर्ड्स, ओके, सो एटीएम पासवर्ड्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो कंपनी क्या चाहती है कि भाई इस प्रकार की जो चीजें हैं वो हम अपने पास रखें, बट जो जेनेरिक इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस, वो सब हम यहाँ पर क्लाउड बेस्ड स्टोरेज पर डाल दें। तो इस प्रकार के मॉडल को हम क्या कहेंगे, जहां पर जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो तो कंपनी के खुद ऑन प्रोमाइज सर्वर्स पे है, एंड बाकी की इंफॉर्मेशन क्लाउड बेस्ड स्टोरेज पे डाल दी। पूरी सिचुएशन समझ में आ गई आपको? तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्यों? ये हाइब्रिड मॉडल हो गया जहां पर कुछ डेटा तो हमने ऑन प्रोमाइज रखा है, कंपनी ने अपने पास रखा है सेंसिटिव डेटा, और कुछ डेटा पब्लिक क्लाउड पर डाल दिया है। तो ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड क्लाउड। सो आई होप जो मैंने आपको पूरी चीज एक्सप्लेन करी है, इससे ना केवल ये क्वेश्चन, आप बाकी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज पूरा स्टोरी का मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। An organization running all its workloads on premise infrastructure, ठीक है, अभी भी समझ में आ गया आपको, वही बात हो रही है, ऑन premise infrastructure पे सारा वर्कलोड ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, faces challenges during season demand surge due to limited computing capacity, ठीक है, the IT team plans to extend its infrastructure to cloud to handle variable workloads without purchasing new hardware, which feature of cloud computing helps address this issue। देखो हो क्या रहा है कि जैसे सपोज के मैं आपको बताऊं कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमें सपोज बैंडविड्थ की जरूरत है, ठीक है, बैंडविड्थ, अब बैंडविड्थ सपोज फेस्टिव सीजन में अमेजोन की बैंडविड्थ काफी ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं, बट नॉर्मल सीजन में क्या हो रहा है, कम लोग यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं अमेजोन को, तो जो बैंडविड्थ है वो कम है, ठीक है। अब इस प्रकार के मॉडल में क्या होता है, अगर हम यहाँ पर जो बैंडविड्थ है अगर हम पूरे साल के लिए खरीद के रख लें, ज्यादा बैंडविड्थ वही होनी चाहिए हमारे पास, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, जो वो वाला सीजन है जहां पर कम कस्टमर्स आ रहे हैं, तो वहां क्या प्रॉब्लम आएगी कि वहां पर हमारी जो बैंडविड्थ है हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है बट वेस्ट हो रही है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, देखो इसमें हम यूज करते हैं एक कॉन्सेप्ट को जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। अब आपने सुना होगा इलास्टिक, इलास्टिक का काम क्या होता है, फ्लेक्सिबल होती है, और उसी टर्म से यहां पर बना है इलास्टिसिटी। एंड इलास्टिसिटी का काम क्या है कि जैसे जैसे जो आपका लोड है, वर्क लोड है, वो यहाँ पर बढ़ता है, या बैंडविड्थ बढ़ती है, या फिर रिसोर्सेज यहाँ पर बढ़ते हैं, उस हिसाब से ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली होता है स्केलिंग। मतलब जो आपके सर्वर्स हैं, जो आपका स्टोरेज है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो रिसोर्स है वो यहाँ पर स्केल हो जाएंगे, एंड अगर उनका यूजेस कम है तो ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द डिमांड वो यहाँ पर कम हो जाएंगे। एंड इसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, बिकॉज इससे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। इसलिए ऑटोमेटिक स्केलिंग ऑफ रिसोर्स अप एंड डाउन के लिए हम यहाँ पर इलास्टिसिटी का यूज यहाँ पर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, अ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन स्टोर्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ पेशेंट डेटा इन इट्स लोकल डेटा सेंटर टू एंश्योर डेटा सिक्योरिटी एंड रेगुलेटरी compliance, the organization plans to move backups and non-critical data to the cloud, which keeping sensitive patient information in house। What is the primary benefit of this approach? ठीक है, ये बोल रहा है कि हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टोर कर रही है लार्ज वॉल्यूम ऑफ पेशेंट डेटा अपने लोकल डेटा सेंटर पे, जिससे जो डेटा सिक्योरिटी और रेगुलेटरी कंप्लायंस है वो यहाँ पर बनी रहे, but the organization plans to move the backups non-critical data to the cloud while keeping the sensitive patient information in house। what is the primary benefit? वही बात हो गई कि भाई जो sensitive information है वो हम अपने पास रखते हैं, बाकी सब हम यहाँ पर मूव आउट करते हैं या माइग्रेट करते हैं। तो इससे क्या होगा, डेटा कंट्रोल और स्केलेबिलिटी का बैलेंस बन जाएगा, क्योंकि हम इसको स्केल भी कर पाएंगे अच्छे से, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, क्योंकि हम यहाँ पर अगर पब्लिक क्लाउड का यूज कर रहे हैं तो हम स्केलेबिलिटी भी अच्छे से अचीव कर पाएंगे, और डेटा कंट्रोल भी रहेगा, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर हमारे पास रहेगी। तो इसका आंसर होगा बैलेंस बिटवीन द डेटा कंट्रोल एंड स्केलेबिलिटी, ठीक है। Accenture is helping a banking client migrate the sensitive customer data to a public cloud. The client wants to ensure that even if someone gains unauthorized access to the storage, the data remains unreadable. Which security measures should be implemented to protect the data? भैया एक बैंकिंग क्लाइंट है जो कि माइग्रेट कर रहे हैं कस्टमर डेटा टू पब्लिक क्लाउड। द क्लाइंट वांट्स टू एंश्योर दैट अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ले भी लेता है तो जो डेटा है वो अनरीडेबल हो, तो सीधी बात है इनक्रिप्ट करेंगे हम डेटा को। अगर हम इनक्रिप्ट कर देते तो
क्या होती है, उसकी डेटा की होती है, जिससे हम यहाँ पर उसको जो इंक्रिप्शन है उसको हम तोड़ पाते हैं, करेक्ट। तो इंक्रिप्शन, डेटा इंक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, जिससे हमारा जो डेटा है उसको हम एनक्रिप्ट कर सकते हैं, जिससे वो रीडेबल फॉर्म में ना हो। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, डेटा इंक्रिप्शन। बाकी अगर आपको इस प्रकार के और भी क्वेश्चंस चाहिए, प्रैक्टिस करनी है आपको, तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट में भर भर के ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इस वाले सेक्शन में, विच इज सिमिलर क्वेश्चंस टू एक्सेंचर। तो जिस प्रकार के क्वेश्चंस एक्सेंचर पूछ रही है उसी प्रकार के सिमिलर क्वेश्चंस आपको इस सेक्शन में मिल जाएंगे, विथ भर भर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी मॉक टेस्ट में आपको पेपर भी मिल जाएगा फुल कलेक्शन के साथ। अ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन डिटेक्ट्स अनयूजुअल एक्सेस पैटर्न, ठीक है, एन एम्प्लॉय इज डाउनलोडिंग पेशेंट डेटा ड्यूरिंग नॉन वर्किंग आवर्स, the security teams need to identify if it is a legitimate activity or a potential threat, which security control है। देखो, कुछ अनयूजुअल पैटर्न्स यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है, जहां पर एम्प्लॉय डेटा को अनयूजुअल टाइम्स पर डाउनलोड किया जाता है। अब हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि या क्या ये कोई पोटेंशियल थ्रेट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक मॉडल होता है विच इज यूजर बिहेवियर एनालिटिक्स, जहां पर हम यूजर के बिहेवियर को ट्रैक करते हैं, यूजर का बिहेवियर चेक करते हैं कि क्या ये बाकी के नॉर्मल यूजर्स से मैच करता है, ऑलमोस्ट नॉर्मल यूजर्स से मैच करता है। एंड अगर वो बिल्कुल ही रेयर बिहेवियर है तो हम जनरली क्या करते हैं, उस आईपी को ब्लॉक कर देते हैं या फिर उसका एक्सेस ब्लॉक कर देते हैं। तो बेसिकली इस प्रकार से हम यहाँ पर यूजर बिहेवियर एनालिटिक्स यूज करते हैं to identify कि जो यूजर का बिहेवियर है ऑन द वेबसाइट और ऑन द एक्सेसेस, इट इज लेजिटिमेट और नॉट। ओके, so next question है, a retail company migrates its e-commerce platform to AWS. The cloud provider manages the underlying infrastructure while the company manages the application level security. The security model is an example of which concept? एक रिटेल कंपनी है जो कि माइग्रेट कर रही है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को AWS में, और जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो यहाँ पर अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है, और जो कंपनी है वो एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी को मैनेज करती है। तो देखो, क्लाउड जो प्रोवाइडर है उसका काम क्या है, देखो क्लाउड प्रोवाइडर का काम क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, और इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे सपोज अगर आप किसी क्लाउड प्रोवाइडर लाइक AWS को यूज कर रहे हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम उसका यूज कर रहे हैं, तो ये क्लाउड प्रोवाइडर का काम है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये तो क्लाउड प्रोवाइडर का काम है। और जो कंपनी है उसकी एप्लीकेशन है, हम डेटा यहाँ पर क्लाउड पर अपलोड कर रहे हैं, बट जो एप्लीकेशन है वो तो कंपनी ने बनाई है। अब जो एप्लीकेशन है उसकी सिक्योरिटी का काम किस पे जाएगा, कंपनी के ऊपर जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, जिसमें शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल में क्लाउड प्रोवाइडर का काम है कि वो डेटा को अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर रहे, प्रोटेक्टेड रहे, और इंफ्रास्ट्रक्चर सही से काम रखे। और कंपनी का काम है जो उसकी एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी है, जो उसकी एप्लीकेशन है वो बिल्कुल सही से वर्क करे, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, अभी मैंने डिस्कस किया। अब ये एसक्यूएल का क्वेश्चन है जो कि एक्सेंचर में पूछा गया था, वेरी वेरी इजी। सो ये 11 अक्टूबर का जो शिफ्ट था उसमें ये क्वेश्चन आया था। अ कंपनी मेंटेन्स टू टेबल्स, यूजर एंड सपोर्ट टिकट्स। द यूजर टेबल स्टोर्स information about all registered user, while the support tickets table contains record of the user who have raised the support request. The management wants to find the details of the users who have never raised a support ticket. Write an SQL query to extract the user ID, first name and the last name of such users, ठीक है। बोल रहा है दो टेबल है, एक तो यूजर्स हो गया और एक सपोर्ट हो गया, ठीक है। दो टेबल्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब कंपनी को ऐसे सारे यूजर्स चाहिए जिन्होंने आज तक कभी सपोर्ट टिकट नहीं रेज किया है। तो अगर रेज नहीं किया है तो जो यूजर की आईडी है वो यहाँ पर सपोर्ट टेबल में नहीं होगी, तो हम नॉट इन करके यूज कर सकते हैं, करेक्ट, कि भाई उन सारे यूजर्स की आईडी को रिटर्न कर दो जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं सपोर्ट टेबल में। सिंपल ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूजर्स टेबल गिवन है, जहाँ पर यूजर आईडी गिवन है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी गिवन है। सपोर्ट है जिसमें भी यूजर आईडी गिवन है, जिस जिस यूजर ने यहाँ पर टिकट रेस किए हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल सिंपल एसक्यूएल क्वेरी यूज कर सकते हैं कि दोनों टेबल्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। या ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो हम ये बोलेंगे कि इस टेबल में से जितनी भी यूजर्स आईडी है उनको रिटर्न कर दो। तो हम सेलेक्ट करके यूजर आईडी जो भी है, यूजर नेम है, वो सब हम यहाँ पर रिटर्न करा देंगे, ठीक है। टेबल का नाम लिख देंगे फ्रॉम यूजर, जो भी टेबल का नाम है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वेयर यूजर आईडी, यूजर आईडी नॉट इन किसमें, सिलेक्ट यूजर आईडी फ्रॉम सपोर्ट टिकट्स। तो सिंपल ही है। तो यहाँ पर वही लिखने वाले हैं हम, सेलेक्ट यूजर आईडी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी नॉट एंड सेलेक्ट यूजर आईडी फ्रॉम सपोर्ट टिकट्स। तो जो भी यूजर आईडी सपोर्ट टिकट्स में नहीं है उन सबको यहाँ पर हमें रिटर्न कराना है, बाकी की उसकी डिटेल्स हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो ऐसा यहाँ पर जो रिटर्न है हो जाएगा। बहुत सिंपल सी एसक्यूएल क्वेरी है जो कि पूछी गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जो अभी रिसेंटली आए थे एग्जाम में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लस आप यहाँ पर मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।